एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मूरी मिलियन के लीडर का पहला बेटा है जिसका नाम योनगोक होता है। वहीं पे उसे 10 स्टैग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। उसे ये टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि जब से वो छोटा था तभी उसको किसी मार्शल आर्ट की कमजोरी की या फिर उसे कैसे हराना है उसका पता वो 10 स्टैग का अंदर ही लगा लेता था, जिसकी वजह से उसका जो नाम है मार्शल आर्ट की दुनिया में काफी तेजी से फैलता गया, जिसकी वजह से योनगोक को मूरी मिलियन के अगले लीडर के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन यहीं पे सारी चीजें पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जैसे सभी लोग को ये बात पता चलता है कि योनगोक अगले लीडर के रूप में काफ़ी ज़्यादा कड़ा दावेदार है, तो सभी लोग उसे मारने के लिए पीछे पड़ गए। और जितने भी लोगों की नज़र मूरी मिलियन के अगले लीडर के सीट को ऊपर थी, उन सभी लोगों ने योनगोक को मारने का प्लान बना लिया, जिसके बाद सभी लोगों ने बड़ी चालाकी से योनगोक के चाय के अंदर पॉइजन मिला दिया और इस तरह से उसे पॉइजन दे दिया गया और उसी पॉइजन की वजह से योनगोक मारा गया। योनगोक अभी भी अपने 30 में था, उसके 30 साल भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन उससे पहले ही वो मारा गया। और इसका बस एक ही कारण था, योनगोक मूरी मिलियन के गंदे पॉलिटिक्स के अंदर फंस गया और इसी कारण वो मारा गया। इसके बाद अगले सीन में हम एक पर्सन को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं, जिसके बाद अचानक से वो पर्सन की आंखें खुलती है, जिसके बाद वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक होते हुए जल्दी से उठकर बैठ जाता है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि योनगोक का यहाँ पे रिइंकार्नेट हुआ है। होश में आने के बाद योनगोक को तब की बात याद आती है जब उसने चाय को पिया था और उसके मुंह से अचानक से खून निकलने लगा था। जो बात याद करते हुए योनगोक कहता है कि मुझे जहाँ तक बेहोश होने से पहले जो आखिरी बात याद है वो ये है कि मुझे पॉइजन देकर बेहोश कर दिया गया था, लेकिन क्या वो सभी सपना था। जिसके बाद अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि नहीं, इस बात के लिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मुझे पॉइजन दे दिया गया था और मैं मारा गया था, तो फिर आखिरकार मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। लेकिन चलो फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिसके बाद योनगोक अपने सामने देखता है तो अपने सामने के नज़ारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक गुफा टाइप की जगह पे होता है जहाँ के दीवारों के ऊपर काफ़ी सारे क्रिस्टल की ऑफ होती है, जिसे देखते हुए योनगोक सोच रहा होता है कि ये क्रिस्टल ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि मुझे किसी पावरफुल शख्स के द्वारा किडनैप कर लिया गया है। क्या वो माउंटेन हुआ सेक्ट है या वांग सेक्ट है या फिर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे सेक्ट है जिनको ऐसा करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिसके बाद योनगोक उठकर वहाँ पे चारों तरफ देखने लगता है और किसी रास्ते को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो जगह चारों तरफ से पैक है और वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है। तभी उसे कहीं से हवा आती हुई दिखाई देती है, जो देखकर वो सोचता है कि यहाँ से हवा आ रही है, मतलब कि ये एक दरवाज़ा होगा। लेकिन ये दरवाज़ा तो काफ़ी बड़ा है और ये दरवाज़ा पूरी तरह से ब्लॉक है। मेरे पास फिलहाल इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि मैं अपनी ताकत की मदद से इस दरवाजे को तोड़ सकूं। जिसके बाद योनगोक जब अपने पीछे देखता है तो उसे वहाँ पे एक बैग दिखाई देती है, जो देखकर वहाँ पर जाकर उस बैग को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस बैग के अंदर तो फूड पिल होती है, जिसे खाने की सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब कोई इंसान लंबे समय के लिए कल्टीवेशन करने के लिए जाता है। वहीं पर उतनी सारी फूड पिल को देखकर योनगोक सोचता है कि इतनी सारी फूड पिल को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ सालों तक इससे मेरा काम चली जाएगा। और यहाँ पे इतनी सारी फूड पिल रखी है, इसका मतलब है कि वो लोग मुझे मारने की प्लानिंग नहीं कर रहे। लेकिन ये भी पूरी तरह से पक्का नहीं है कि वो लोग मुझे मारेंगे नहीं। वो लोग मुझे मारे इससे पहले मुझे मेरी ताकत को रिकवर करना होगा और उनका सामना करना होगा। जिसके बाद योनगोक अपनी पावर को रिकवर करने के लिए, अपनी क्यूआई को रिकवर करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है और बैठने के बाद वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से एक बार बाहर निकल गया तो मैं योनगोक मूरी मिलियन का पहला बेटा जिसने भी मुझे पॉइजन दिया है मैं उनको काफ़ी रिग्रेट करवाऊंगा। जो कहे कि अपनी बॉडी के अंदर क्यूआई को सर्कुलेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, उसे काफ़ी ज़्यादा भयानक दर्द होने लगता है। जिसके बाद योनगोक वहीं पे रुक जाता है, अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर क्यूआई को सर्कुलेट नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है कि पॉइजन का असर है। तभी उसे अपने सामने पानी दिखाई देता है, जो देखकर वो सोचता है कि चलो पहले अपना फेस को धो लेता हूँ, उसके बाद अगर कुछ करने का सोचूंगा। जो देखकर वहाँ पे जाकर अपने फेस को धोने लगता है, जिसके बाद जैसे अपने फेस को पानी के अंदर देखता है तो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि उसका जो हुलिया होता है, मतलब कि जो अपीयरेंस होता है पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। जो देखने के बाद वो काफ़ी शौक होते हुए कहता है कि आगे का मेरे फेस के साथ में ये क्या हुआ, मेरा फेस कैसे चेंज हो गया और अगर ये मेरा चेहरा नहीं है तो किसका चेहरा है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए कहता है कि एक मिनट रुको, पहले मुझे चेक करने दो कि मैं लड़का हूँ या लड़की। जो कह के योनगोक काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए अपने कपड़े को उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि हाँ वो एक लड़का ही है, जो देखकर उसके जान में जान आती है। तभी वो किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। वो शर्माते हुए कहता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आप सभी लोग तो समझ ही गए होंगे कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तभी वो अपना ध्यान हटाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये समय नहीं कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं,
जिसके बाद यन गोकू उस बॉडी को एग्जामिन करता है तो उससे पता चलता है कि वो बॉडी उसकी नहीं है और उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो भी इनप्योर है और इस बॉडी के अंदर मेरे मार्शल आर्ट का कोई भी ट्रेसेस नहीं है, इस बॉडी के अंदर मेरा कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है। तो आखिरकार ये बॉडी है किसकी? जिसके बाद कुछ समय तो इसी के बारे में सोचता रहता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। जो देखकर वो कहता है कि मैं इस बारे में कितना भी सोच लूं इसका कोई भी जवाब नहीं है। मैं यनगोक मुरीमियोन के यंगर जनरेशन का सबसे टैलेंटेड इंसान, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट, आज से पहले इतना ज़्यादा लाचार कभी भी महसूस नहीं किया। और भले इस बॉडी के अंदर इनप्योर एनर्जी है लेकिन कम से कम इस बॉडी के अंदर एनर्जी तो है। और जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आया है मुझे किडनैप किया नहीं गया है बल्कि मैं किसी और की बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे जहाँ तक समझ में आया है ये बंदा यहाँ पे अंडरग्राउंड में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई ट्रेसेस होंगे जिसकी वजह से ये बंदा यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होगा। ये कहते हुए इनको वहाँ पे चारों तरफ किसी चीज़ को ढूंढने लगता है, किसी निशान को ढूंढ रहा होता है। तभी एक जगह पे पहुँचता है जहाँ की दीवारों के ऊपर काफ़ी सारे मार्शल आर्ट के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जो देखकर इनको कहता है कि फाइनली मैंने इसे ढूंढ ही लिया। मेरा शक बिल्कुल सही था, इस बॉडी का प्रीवियस ओनर इसी की मदद से यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि कम से कम ये हजारों साल तो पुराना तो होगा है, लेकिन मैं ये नहीं पहचान पा रहा हूँ कि आखिर ये किस तरह की मार्शल आर्ट है। लेकिन सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब और अलग मार्शल आर्ट है जिसके बारे में ना ही मैंने कभी आज तक सुना था और ना ही कभी मैंने देखा था। एक है कि यंगोक जो दीवारों के ऊपर अलग अलग फॉर्म के मार्शल आर्ट होते हैं उससे कॉपी करने लगता है और प्रैक्टिस करने लगता है। जैसे जैसे धीरे धीरे यंगोक सभी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता जा रहा होता है तो उसे समझ में आ रहा होता है कि भले ये मार्शल आर्ट अजीब है लेकिन सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसे पहले लग रहा था कि मार्शल आर्ट कितनी ज़्यादा अजीब और बेकार है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मार्शल आर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी और पावरफुल निकलेगी। हालांकि इन सभी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने की वजह से उसे काफ़ी इंप्रूवमेंट महसूस हो रही होती है, उसकी बॉडी पहले से ताकतवर बन रही होती है और ये सभी चीज़ों को सोचती है उनको अपन सभी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे इनको थकान की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लिया होता है। तभी उसी दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखता है जो देखकर उसके पास जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि जब तक तुम अपनी लाइफ के अंदर खतरा नहीं उठाते हो तब तक तुम ताकतवर नहीं बन सकते। जो देखकर ये उनको कहते हैं कि इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की आखिरी सब थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बॉडी का जो प्रीवियस ओनर था इसलिए मारा गया क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्यूआई ओवरफ्लो हो गया था, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के अंदर गलत तरीके से क्यूआई को फॉलो किया जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्यूआई को कंट्रोल नहीं कर पाया और क्यूआई के ओवरफ्लो की वजह से मारा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइंग से मार्शल आर्ट सीख रहा था और ड्राइंग से मार्शल आर्ट सीखना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता है। अगर तुम कोई ड्राइंग से सिर्फ मार्शल आर्ट सीख रहे हो तो सारी चीज़ें बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट के ऊपर निर्भर करती है। अगर तुम ड्राइंग के पीछे का असली मतलब को समझ पाती हो और अगर तुमने कोई भी छोटी सी भी गलती की तो फिर तुम सारी चीज़ों को पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे और तुम मारे जाओगे। और ऐसा ही सेम चीज़ इस बॉडी के प्रीवियस ओनर के साथ हुआ था। यही कहते हुए यन गोकू सभी मार्शल आर्ट को समझ ही रहा होता है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके अपनी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर क्यूआई को भेज रहा होता है और अपनी पूरी बॉडी के अंदर क्यूआई को सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और यन गोकू इसके अंदर कामयाब भी हो जाता है, अपनी बॉडी के अंदर सक्सेसफुली क्यूआई को सर्कुलेट करने में कामयाब हो जाता है जिसकी वजह से वो फिर से क्यूआई का इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद टाइम स्किप होता है, हमें कुछ सालों के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जो फुटपिल होता है वो भी खत्म होने वाला होता है। जो देख कर ये लोग सोचता है कि फुटपिल भी लगभग खत्म होने ही वाला है और मुझे इस गुफा के अंदर कम से कम कुछ साल तो हो ही गए होंगे। और इस गुफा के दीवार के ऊपर जितने भी अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट थे और जो भी मार्शल आर्ट के फॉर्म थे मैंने आज उन सभी को कंप्लीट कर दिया है, मतलब कि खत्म कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे 10 स्टेज के बाद मार्शल आर्ट खत्म हो गया है और इसलिए मैं इस मार्शल आर्ट को मास्टर नहीं कर पाया। लेकिन मैंने पहले अपनी पिछली ताकत को सरपास कर दिया है और अब मैं पहले से काफ़ी ताकतवर बन चुका हूँ और मैंने एलिमेंट्री स्टेज को रीच कर लिया है और साथ ही साथ मेरे बॉडी के अंदर मैंने 240 सालों तक का क्यूआई को इकट्ठा कर लिया है। तो इस गुफा के अंदर फंसना मेरे लिए कोई कर्ज नहीं बल्कि ब्लेसिंग ही था। लेकिन मैं कभी एक स्टूडेंट के तौर पर इस मार्शल आर्ट का जो ऑनर था उसे इज्जत नहीं दे पाया जो कि मैं देना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद मैं आपका काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया है। लेकिन आपके एक स्टूडेंट होने के रूप में मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं कभी अच्छाई के रास्ते से नहीं हटूंगा, मैं हमेशा ही अच्छाई के रास्ते पे ही चलूंगा। जिसके बाद हमें बताता है कि मैंने सोचा था कि मेरे फादर ने मूरी यूनियन के ऊपर राज किया है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं उनसे भी कोई बड़ा काम करूंगा, उनका सीना गप से चौड़ा कर दूंगा। लेकिन उन सभी कमीनों ने जिनकी ने जो सीट के ऊपर थे उन्होंने मुझे बेवजह मार दिया, जबकि मैं उनके साथ में कोई दुश्मनी भी नहीं थी, मैंने उनका कुछ किया भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे अपना दुश्मन समझकर मार दिया, तो इसके लिए उन्हें तो कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद यन बुक उस मार्शल आर्ट के असली ओनर से कहता है कि जिन्होंने भी हजारों साल पहले इस मार्शल आर्ट को क्रिएट किया था, जो कि मेरा असली मास्टर है, मैं हमेशा आपके मार्शल आर्ट को जस्टिस के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ, मैं यनगोक इस बात का कसम खाता हूँ। यही कहकर अपने कपड़े को पहन कर उस गुफा का आखिरी बार अलविदा कहकर वहाँ से बाहर निकलने के लिए चल देता है। जिसके बाद वो चलते उस बड़े से दरवाजे के सामने आ जाता है
जिसे उसने कुछ सालों पहले देखा था, जो देखकर वो सोचता है कि इस दरवाजे को देखकर ऐसा लगता है कि ओपन होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस दरवाजे को ओपन करना होगा। एक एक अपने पंच के अंदर की को इकट्ठा करने लगता है और वहीं पर वो सोच रहा होता है कि फिलहाल मैं इतना ज़्यादा ताकतवर तो हो चुका हूँ कि अगर मेरे सामने मूवी यूनियन के टॉप 10 पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी आ जाते हैं तो भी मैं उन्हें काफ़ी आसानी से टक्कर दे सकता हूँ। एक एक अपने पंच से उस दरवाजे के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका पंच इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि बस उसके एक ही पंच में उस दरवाजे के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं और बस कुछ ही देर में वो दरवाजा पूरी तरीके से चकनाचूर होकर टूट जाता है। और उस दरवाजा को टूटते जो रोशनी होती है वो सीधे यंगोक के मुंह के ऊपर आती है, जिसकी वजह से यंगोक अपना मुंह ढक लेता है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया कि यंगोक ने लाइट को फील किया है। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड होता है और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।